नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले की क्लास में समास के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट्स थे वो सारे देख चुके हैं। उनमें जो ट्रिक्स हमने बताई थी याद रखने के लिए, वो सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे कि हमने कितना समास में सीखा है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समास का प्रैक्टिस सेट अभी हम और भी बनाएंगे ताकि प्रिपरेशन हमारी और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी समास पूछा जाए तो हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। यदि आपको सीधा पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। अब समास जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, समास विग्रह परम है जो ईश्वर, अगर है जो और के समान जब हमें मिलता है समास विग्रह में, तो हमारा समास जो हो जाता है वो हो जाता है कर्मधारय। आपको बता दूं कि परीक्षाओं में यदि समास से क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा या तो कर्मधारय समास पूछा, बहुब्रीहि समास पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। विशेषण और विशेष्य के योग से समास बनता है। देखिए, बताया था कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के अतिरिक्त उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो किस समास के अंतर्गत आता है, तो वो भी कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है। द्विगु समास को पहचानिए। द्विगु समास, द्विगु समास की बात अगर की जाती है तो हमें क्या रखना है, पहला पद जो है वो कैसा रहेगा भाई, पहला पद तो संख्यावाचक रहेगा। आप इसमें देखें कि आपको किसी शब्द में दिख रहा है आजीविका। देखिए, आजीविका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भूदान, नेत्रहीन यहां तत्पुरुष हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर हमें संख्यावाचक तो दिख ही नहीं रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जब मैंने बताया था द्विगु समास को, तो क्या होता है, संख्यावाचक तो होता ही है लेकिन समूह की बात भी होती है। तो सप्ताह में क्या दिखाई दे रहा है, सप्ताह में हमें 7 दिनों का समूह दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न 2016 या 17 में एसआई की परीक्षाओं में पूछा गया था कि सप्ताह में कौन सा समास होगा, तो समास कौन सा होगा, द्विगु। घोड़े पर सवार का सामासिक पद होगा, घोड़े पर सवार। तो देखिए, घोड़े पर सवार को, अब देखिए ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं उनको ध्यान से देखेंगे क्योंकि जरा सी गलती आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत कर देगी। देखिए, ये लिखा है घुड़वासर, ये लिखा है घुड़सवार। तो आप जल्दबाजी में हो सकता है इसी को लगा के निकल जाते। क्या होता है, क्वेश्चन जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो हमें जैसे ऑप्शन दिखता है और हम फटाक से लगा देते कि ये सही है, पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है उसका शुद्ध रूप। तो क्या हो जाएगा, घुड़सवार। सतसई शब्द में समास होगा। देखिए, सतसई समास कौन सा होगा भाई, अभी बात कर रहे थे हम संख्यावाचक समास कौन सा होता है, तो द्विगु समास जो होगा वो इसका उत्तर होगा। डाक गाड़ी शब्द में समास होगा। देखिए, डाक गाड़ी मतलब डाक के लिए गाड़ी है ना, तो समास जो होगा वो हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास को हमने आपको काफी विस्तार से बताया है। दशानन में कौन सा समास है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि दशानन है यानी ऑप्शन बने देखे आप बोल लेंगे कि सर बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा इन ऑप्शंस में। आपको बहुब्रीहि तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या होगा। अब देखिए, द्वंद्व है क्या ये समास,
नहीं है। तत्पुरुष है क्या? नहीं है। अव्ययी भाव समास है? बिल्कुल नहीं है। द्विगु हो सकता है। द्विगु कैसे हो सकता है कि भाई हमने समास विग्रह ऐसे कर दिए कि आनंद कितने हैं? 10। पहला पद कैसा मिल गया हमें? संख्यावाचक मिल गया। तो इस परिस्थिति में जो समास हो जाएगा वो हमारा द्विगु हो जाएगा। यदि इसमें बहुब्रीहि ऑप्शन में दिया होता तो हम निश्चित रूप से बहुब्रीहि लगाते और हमारा आंसर सही होता। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? देखिए, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके अतिरिक्त योजक चिन्ह भी लगा होता है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने समास को विस्तार से देखा था। तो देखिए, द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए, नीलकमल का समास विग्रह होगा। अब नीलकमल का समास विग्रह पूछा है तो देखिए, नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल, या नीला है जो कमल, नीला कमल, या कमल नीला है। तो देखिए, हम जानते हैं कि इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। इसका समास क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि नीलकमल में समास कौन सा होगा। ये तो हो गया इसका समास विग्रह। देहलता में समास है। तो देखिए, देहलता यानी कि देह रूपी लता। द्विगु समास हो सकता है क्या इसमें? संख्यावाचक कुछ दिख रहा है? कारक चिन्हों का लोप है क्या? नहीं है। द्वंद्व समास है क्या? योजक चिन्ह के माध्यम से दो पदों का इस्तेमाल किया गया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या बचता हमारा? कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। पाप मुक्त शब्द में समास है। देखिए, अब पूछ लिया है थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के अंतर्गत पूछ लिया है। देखिए, पाप मुक्त, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पाप से मुक्त। अब यदि हम देखें कि ये जो यहां पर से इस्तेमाल किया गया है, ये कौन सा कारक है? तो ये अपादान कारक है। देखिए, कर्ण कारक तब होता है जब अलगाव की बात नहीं की जाती है, पर यहां पर क्या हो रहा है? अलगाव की बात हो रही, अलग होने की बात हो रही है, इसलिए यहां पर जो कारक होगा वो अपादान होगा। इसीलिए यहां पर जो समास होगा वो क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। नीति में निपुण समास है। अब देखिए, नीति में निपुण, यहां भी तत्पुरुष समास को अंदर से बारीकी से पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, पहले ऑप्शन देखेंगे तो अधिकरण में क्या होता है? जो कारक इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होते हैं? मैं, पर। तो यहां पर मैं का लोप हो गया है, तो समास कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। विद्यादान में समास है। अब देखिए, विद्यादान में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? समास विग्रह है, विद्या का दान। अब देखिए, का यहां पर क्या है? कारक है। और का कारक किसमें होता है? कर्ण में होता है क्या? नहीं होता। अपादान में होता? नहीं होता। अधिकरण में नहीं होता। संबंध में बिल्कुल होता है। संबंध काकी के और रारी रे होता है। तो यहां पर सही जवाब जो हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए, नवनिधि में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो देखिए, यहां पर जो नव का इस्तेमाल किया गया है वो संख्यावाचक है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहां पर जो नव का इस्तेमाल किया गया है वो संख्यावाचक है। और यदि संख्यावाचक है तो जो समास होगा वो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अब देखिए, अब यदि आप देखें कि यार यहां पर तो लगा हुआ है योजक चिन्ह,
योजक चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद्व हो सकता है, पर नहीं। जब मैंने समास की क्लास में आपको बताया था कि यदि योजक चिन्ह लगा हुआ है और ये दोनों जो पद हैं वो समानार्थी प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो समास जो होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों सामान्य रूप से अपोजिट टाइप के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथ पैर, माता पिता, इस प्रकार के जो शब्द योजक चिन्ह के माध्यम से होते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। देखिए माता पिता में कौन सा समास है, जो बात मैंने अभी आपको बताई है उसी का क्वेश्चन है। माता पिता में समास पूछ लिया है तो अब आप निश्चित रूप से द्वंद्व समास लगा सकते हैं। द्वंद्व समास में और अव्ययी भाव समास में जो बेसिक अंतर था, खासतौर से इस प्रकार योजक चिन्ह वाला, वो मैं आपको बता चुका हूं ताकि आपकी परीक्षा में किसी प्रकार की गलती ना हो। तो ये थे हमारे समास के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। ये सेट फर्स्ट था, हम आगे भी समास प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। यदि समाज से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या आप चाहते हैं कि हमें और डीप से पढ़ना है, आपके जो भी सुझाव होंगे वो हम तक पहुंचाइए। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और हमें इसमें खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।